दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं यूपीएससी टॉपर सब पर। और हमें मालूम है कि हमारा जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, वो फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म को लेकर बच्चों में उत्सुकता भी है। तो करंट अफेयर उसका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो आज क्लास दूसरी हम इस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के साथ हम यहाँ पर बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, ये न्यूज पर भी था, तो इससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला कह रहा है द एक्ट ग्रांट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द अथॉरिटी टू रेगुलेट सुपरवाइज एंड कंट्रोल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित, ठीक है, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं द एक्ट अलाउ फॉरेन एंटिटीज टू ऑपरेट पेमेंट सिस्टम इन इंडिया विदाउट रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल। यह अधिनियम विदेशी संस्थाओं को आरबीआई की स्वीकृति के बिना भारत में भुगतान प्रणाली संचालित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं अंडर द एक्ट द आरबीआई कैन इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज एंड रिवोक ऑथराइजेशन फॉर नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी नॉर्म्स। यानी इस अधिनियम के तहत आरबीआई क्या करता है, नियामक मानदंडों का पालन न करने पर मौद्रिक दंड लगा सकता है। ठीक है, यानी जुर्माना लगा सकता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आप देखो, आरबीआई आप सबको पता है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर के सबसे शिखर पर बैठा हुआ है, तो जो भी रेगुलेशन की बात होगी वो आरबीआई के द्वारा ही होगी। अब आपको ये बताना है कि इनमें से आरबीआई की पावर कौन सी है। ठीक है, क्या आरबीआई कर सकता है, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ये कई बार आरबीआई से रिलेटेड है, एक्ट के बारे में चर्चा भी थी। तो ये एक्ट लगातार यूज भी किया जाता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज पे भी रहता है। तो भाई आप लोगों ने शायद सोच भी लिया होगा, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। आरबीआई क्या करता है, वो रेगुलेट सुपरवाइज और कंट्रोल करता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरबीआई को बनाया इसीलिए गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही होता है। दूसरा कह रहा है द एक्ट अलाउ फॉरेन एंटिटीज टू ऑपरेट पेमेंट सिस्टम इन इंडिया विदाउट रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल। यह अधिनियम विदेशी संस्थाओं को आरबीआई की स्वीकृति के बिना भारत में भुगतान प्रणालियों की संचालन की अनुमति। भैया ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इंडिया में आकर अगर यहाँ पर कुछ भी इस तरीके से मॉनेटरी मामलों में अगर काम करना है, तो बिना आरबीआई के स्वीकृति के आप कर ही नहीं सकते हो। सबसे पहले तो आरबीआई को ही पता होता है, और आरबीआई ही अगर इसको एक्सेप्ट करती है, देन आप आगे फर्दर मूव कर सकते हो। तो ये मतलब स्टेटमेंट गलत हो जाता है दूसरा वाला। इस अधिनियम के तहत मानदंडों का पालन न करने पर वो जुर्माना लगा सकती है, एकदम लगा सकती है आरबीआई। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पूछ क्या रहा है, कितने इसमें से सही हैं, तो केवल दो सही हुए ना, तो ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। तो बी विल बी द राइट आंसर। इसके जरा आंसर को देख लो, तो पहला वाला करेक्ट है, सही है। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि आरबीआई ना लगाए इसमें। और तीसरा एकदम सही है कि भाई अगर आप सही से नहीं पालन करते हो तो उसमें आपको पेनल्टीज लगा सकते हैं। देखो क्या है कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी हैं कि आप कई बार पीवाईक्यूज भी देखो, मतलब जो पेपर आए हुए हैं ईपीएफओ के उनको भी जाकर देखिए, उससे भी कई बार आपको पता चलता है, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो यूपीएससी अपने एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है वो भी मैटर करता है। तो चलिए आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, आपको हेल्प कर जाएगा। अगर आप इसकी बात पे जाना चाहो आगे, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि हम आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलते हैं। अगर आप यूपीएससी टॉपर सब, जैसे यहाँ पर यूपीएससी टॉपर सब करने के बाद आप इसको क्लिक करोगे तो यूपीएससी टॉपर सब पे आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आप देखोगे तो एक फ्री स्टडी मटेरियल करके हमारा यहाँ पर एक ब्लॉग बना हुआ है। उस फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप लास्ट में आइएगा तो ईपीएफओ की प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े, फ्री में पड़े हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पे आना है, आप देख लीजिए कि ईपीएफओ का 2000 का पेपर कैसे आया था, 2023 का पेपर कैसे आया था। ये सारे पेपर फ्री मॉक टेस्ट भी है। जैसे आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो और आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पर हमारे मॉक टेस्ट को फ्री में आकर ट्राई भी कर सकते हो। पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर भी पड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हमारी वेबसाइट यूपीएससी टॉपर सब पे ये सारा फ्री है, आप आराम से आकर देख सकते हैं। चलिए फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर आगे, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला हो गया। दूसरा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिनेंशियलाइजेशन
एज डिस्कस इन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, यानी वित्तीयकरण की बात है जो 2024 और 25 के बजट में बात, आर्थिक सर्वेक्षण में बात कही गई थी, काफ़ी न्यूज पे था ये। क्या बात थी कि इट रिफर द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस इन शेपिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी यह आर्थिक नीतियों को आकार देने में वित्तीय बाजारों और संस्थानों के बढ़ते प्रभुत्व को संदर्भित करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में जो एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट है उसके डोमिनेंस की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे वार्न्स अगेंस्ट एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क लाइक इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। आर्थिक सर्वेक्षण असमानता और आर्थिक अस्थिरता जैसे संभावित जोखिमों के कारण को अत्यधिक वित्तीयकरण के खिलाफ चेतावनी देता है कि भैया ज़्यादा अगर सब कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो गरीबी है या असमानता है वो भी बढ़ जाएगी। तीसरा ये है कि फिनेंशियल ऑलवेज लीड टू हायर जीडीपी ग्रोथ एज इट इनहांस कैपिटल फ्लो एंड मार्केट इफिशियंसी। वित्तीयकरण हमेशा उच्च जीडीपी वृद्धि की ओर ले जाता है क्योंकि यह पूंजी प्रवाह और बाजार की दक्षता को बढ़ाता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यार एक बात सबसे पहले देखो कि आर्थिक सर्वेक्षण ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी, तो स्टेटमेंट है तो मतलब कही थी, और उसने इस बात का ध्यान भी रखा था कि यहाँ पर हमें इस बात को खतरे की बात कही थी कि जो भी वित्तीयकरण है ना उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जो चैलेंजेस वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें ठीक है लेकिन ये हमेशा जीडीपी बढ़ाएगा ऐसा नहीं है, नहीं तो खतरा क्यों बताएगा आरबीआई। अगर आरबीआई को श्योर शॉट अगर ये पता चल जाए कि भैया, अगर यह सरकार को पता चल जाए कि अगर वित्तीयकरण से देश में हर कंडीशन में पैसा आएगा तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी चीज़ देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई गारंटी जैसी कोई चीज़ इकोनॉमी में नहीं हो सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है। तो बी विल बी द राइट आंसर, केवल दो यहाँ पर सही आंसर होगा। देख लेते हैं। अच्छा क्या बताता ना कितने गलत है, सॉरी कितने गलत हैं, तो एक स्टेटमेंट गलत है, कौन सा? ए विल बी द राइट आंसर। पहला ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है ना, कह रहा है फॉल्स बताना है, मैंने करेक्ट बता दिए थे, इनकरेक्ट आपको बताने हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर की, क्योंकि सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब इसके बारे में आपको दिया गया है, आप पढ़ सकते हो कि इसके ज़्यादा वित्तीयकरण होने से क्या हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हम निर्भर कर जाते हैं, पॉलिसीज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा प्रभावित होती रहती है इस मार्केट से, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का ऋण भी बढ़ता जाता है क्योंकि पैसा वो लोग खर्चा करते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का फ्लो बढ़ाते जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन को भी कई बार ख़राब करता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा वित्तीयकरण हर कंडीशन में अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में पूछा गया था तो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बात करते हैं। द यूनियन बजट 2025-26 प्रपोज्ड इंक्रीजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI limit in the insurance sector from 74 to 100%. Which of the following statement is not correct regarding this reform? केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में जो प्रत्यक्ष निवेश है वो 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। इसमें से फिर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। वही बात आ गई ना कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए देखते हैं। द FDI पॉलिसी इन इंश्योरेंस इज रेगुलेटेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, यानी बीमा क्षेत्र में FDI नीति भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित होती, ठीक है। द इंक्रीज इन FDI टू 100% विल मैंडेट दैट इंश्योरेंस कंपनी मस्ट री इन्वेस्ट देयर इंटायर प्रीमियम कलेक्टेड विद इन इंडिया। FDI को 100% तक बढ़ाने से बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वो एकत्रित संपूर्ण प्रीमियम को भारत में ही पुनर्निवेशित करे। सही बात है, देखते हैं सही की गलत है। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इंडियाज इंश्योरेंस पेंट्रेशन व्हिच इज डिक्लाइंड इन द रिसेंट ईयर। भारत में क्या है, अभी भी क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर को लोग सही नहीं मानते। बहुत तो इसलिए मानते हैं कि ये हम गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं, मान लो किसी की डेथ होती है तो हमें पैसा मिलता है, ये सोच की भी बात है, ठीक है। ये भी एक चैलेंजेस रहे, इस तरह के सोशल इशूज़ भी हैं जिसके कारण ये समस्याएं बढ़ी हुई हैं। दिस रिफॉर्म अप्लाइज ओनली टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड डज नॉट कवर जनरल और हेल्थ। कह रहे हैं यह केवल सुधार जो है बीमा जीवन बीमा कंपनियों पर है, सामान्य व जनरल स्वास्थ्य पर नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
चलिए भाई, आप जरा सोचो कौन सा स्टेटमेंट। अब यहां पर सारे स्टेटमेंट हैं, बस एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं जो करेक्ट नहीं है कि भैया ये एफडीआई जो आया है ना, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं आया है। एफडीआई जो आपका आया है ये जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। डी इज रॉन्ग। बाकी स्टेटमेंट खुद ही पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि सही, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो, है ना। बस ये है कि कंफ्यूजिंग हो सकता है एक दो पॉइंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि ये सिर्फ जो एफडीआई वाली बात कही गई है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नहीं है, नहीं तो फर्क भी नहीं पड़ेगा उसका। भाई आप अगर जब तक सबको वो मौका नहीं दोगे या सारे सेक्टर पे नहीं जाओगे, तो वो जो एक बूस्ट चाहिए ना इंश्योरेंस सेक्टर को, वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका डी विल बी द राइट आंसर। डी यहाँ पर करेक्ट होता है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफी ऑफ बाल्टिक सी। जो बाल्टिक सागर है ना उसके भूगोल के संबंध में विचार करना है। बाल्टिक सागर आप सबको पता है कि यूरोप में पड़ता है। द बाल्टिक सी इज सेमी इनक्लोज मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशियन लोकेटेड इन नॉर्दर्न यूरोप। बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप में एक अटलांटिक महासागर का अर्ध संलग्न सीमांत सागर है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू द नॉर्थ सी वाया द की कैनाल एंड डेनिश स्ट्रेट, या कील नहर और डेनिश जल मरुमध्य के माध्यम से उत्तरी सागर से जुड़ा है एकदम से। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड होता है तो कई बार ये न्यूज पे बना रहता है हमेशा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा, द बाल्टिक सी इज द साल्टेस्ट सी इन द वर्ल्ड ड्यू टू मिनिमल फ्रेश वाटर इनफ्लो। न्यूनतम मीठे पानी के प्रवाह के कारण दुनिया का सबसे खारा समुद्र है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ध्यान से समझो। देखो, इसकी अगर लोकेशन की बात किया जाए तो यूरोप एकदम सही है, ठीक। अब यूरोप पे है तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो सबसे खारे पानी वाली बात कह रहा है ना वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमल जो फ्रेश वाटर इनफ्लो है वो उल्टा बोल दिया गया है। एक्चुअली ये बहुत ही मीठे पानी का है, खारा नहीं है। जो सबसे खारा कह रहे हैं ना वो नहीं है। वो टर्की वगैरह में जो वॉन झील है वो सब है, ये नहीं है। डेड सी है वो है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होता है। तो कितने स्टेटमेंट इसमें से सही थे, पहला और दूसरा। तो ओनली टू इज द राइट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसकी जरा लोकेशन एक बार मैप पे देख लो। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका बाल्टिक सी पड़ता है, ये देख लो, ये यूरोप पे पड़ता है, ये यूरोप स्वीडन फिनलैंड वगैरह के पास पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि ये मीठे पानी का कह सकते हो, बहुत ही अच्छी सागर है, ना कि खारे पानी का, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर गलत स्टेटमेंट मानते हैं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हो रहा है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे न्यूज में थे इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। which of the following feature is unique to Kilau compared to other volcano in the Hawaiian Island। जो हवाई द्वीप है ना वहां पर ये पूछ रहे हैं कि जो किलाऊ ज्वालामुखी है वो अन्य ज्वालामुखी की तुलना में क्यों सबसे अलग है, उसकी जो पहचान है वो अलग क्यों है। तो आपको किलाऊ, देखो ज्वालामुखी वगैरह में जो विस्फोट है वो होता रहता है और न्यूज पे लगातार ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ से जुड़ा हुआ कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत मतलब एक तरह से तैयार रहना पड़ता है, तो वो भी चीज़ें रहती हैं, कई बार वहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं, बट ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इट इज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इन हवाई। यह हवाई का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ इरप्शन इन द हवाई। मतलब हवाई में जो विस्फोटों का इतिहास इसका सबसे लंबा है, कि सबसे लंबे समय तक ये चल रहा है। तीसरा क्या है, इट इज़ द टालेस्ट वोल्केनो इन हवाईयन आइसलैंड, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और चौथा कह रहा है इट इज ओनली सबमरीन वोल्केनो इन हवाईयन, यह हवाई श्रृंखला का एकमात्र पनडुब्बी ज्वालामुखी है। बताओ क्या सही है। तो देखो अब ये फैक्चुअल ही है, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो फिर आप कहां से बता पाओगे।
है ना। ये इस तरह के क्वेश्चंस में हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि भाई ये सारे क्वेश्चंस हम तुरंत का तुरंत इनका आंसर याद कर लें। तो इसका सही आंसर है सबसे लंबे का इतिहास, बी इज द राइट आंसर। देखो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ कॉन्टिन्यूस इरप्शन इन हवाई 1983 से 2018 तक। ठीक है, मोना लोवा जो है वो टॉलेस्ट वोल्केनो हवाई द्वीप में है। ठीक है, तो सी इनकरेक्ट हो गया। और ये सबमेरीन कहाँ पर है, ये लोहेली शेरमांट है, ना कि किलाऊ। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब है कि बी इज द राइट आंसर। दिस मतलब ऐसे चीज़ें हैं जो आपको फैक्चुअल कई बार पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इम्पैक्ट इन अर्बन एरियाज लाइक दिल्ली दिल्ली। दिल्ली की बात चल रही है कि दिल्ली जैसे शहरों में भूकंप के प्रभाव की तीव्रता निम्नलिखित में कौन से कारक योगदान करते हैं। भाई दिल्ली में भूकंप आते रहते हैं, अब आपको सोचकर ये बताना है कि भूकंप के जो कारक हैं वो क्या है, समझ रहे हो। पहला है डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक, भूकंप की गहराई। दूसरा है टाइप ऑफ सॉइल एंड रॉक फॉर्मेशन, मिट्टी और चट्टान का प्रकार, मतलब किस तरह की मिट्टी या चट्टान है उसका भी फर्क पड़ता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो बिल्डिंग्स बनती है ना उनकी गुणवत्ता क्या होती है। चौथा प्रॉक्सिमिटी टू एक्टिव फॉल्ट लाइंस, सक्रिय भ्रंश रेखाओं से निकटता। यानी ये चार में से आपको बताना है कि दिल्ली वाले मामले में कौन सा ऐसा है कि वहां पर जो भूकंप की तीव्रता है उसको प्रभावित कर सकता है। जरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन मैंने आपको बता भी दिए हैं कि क्या आपको लगते हैं कि जो दिल्ली में भूकंप की तीव्रता बढ़ाने के लिए उचित है, यानी कौन से ऐसे हैं जिनसे आप कह सकते हो कि तीव्रता बढ़ाई जा सकती है। उचित कारण आपको इनमें से मतलब ढूंढने हैं। तो भूकंप की गहराई देखो एकदम मैटर करता है, मिट्टी और चट्टान का प्रकार भी मैटर करता है, भवन निर्माण की गुणवत्ता भी मैटर करती है, और सक्रिय भ्रंश रेखाओं यानी प्रॉक्सिमिटी टू द एक्टिव फॉल्ट लाइन, जहां से कह सकते हो भूकंप सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, जहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो चार में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो भैया चारों यहां पर मेरे को ठीक लग रहे हैं, आपको भी सही लग रहे होंगे, तो राइट आंसर विल बी द डी आंसर। बोलो क्लियर है। दोनों लोगों मतलब यहां पर सभी लोगों को क्लियर है। डी सही है, मैंने बताया ना कि सारे हैं। चलिए आगे देखते हैं। द कैप्सियन सी इज सिग्निफिकेंट एनर्जी रिसोर्स ड्यू टू इट्स रिजर्व ऑफ। कैप्सियन सागर अपने निम्नलिखित संसाधन भंडारों के कारण ऊर्जा संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है ओनली क्रूड ऑयल, दूसरा है ओनली नेचुरल गैस, तीसरा है बोथ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, चौथा है रेयर अर्थ मिनरल्स। कैस्पियन सागर में क्या पाया जाता है भाई ज़्यादा, कच्चा तेल की प्राकृतिक गैस, कि कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस, की दुर्लभ मृदा खनिज। अब आपको इसमें से बताना है कि कैस्पियन सागर है कहाँ। पहली बात, आपने कभी नाम भी सुना है उसका, अगर सुना है तो ये भारत के लिए महत्वपूर्ण जगह है। भारत ऐसी जगह पे जिनके साथ भारत हमेशा ट्रेड की बात सोचता है। अब आप जरा गेस करो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या भारत को वहाँ पर मिलता है। तो इतनी देर में बड़ा आंसर इसके लिए बहुत सोचना भी नहीं, फैक्चुअल है, सी इज द राइट आंसर। भाई क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों के लिए कह सकते हो कैस्पियन सागर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि बात करें यहाँ पर तो आप देख लीजिए मैप में, ये कैस्पियन सागर है, रसिया के पास ईरान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, इसकी लोकेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, उज्बेकिस्तान है ना, अर्मेनिया है, अजरबैजान है, इनके पास पड़ता है। क्लियर। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, अब ये बहुत ही बड़ा कह सकते हो गैस का भंडार है, जहां पर बहुत ही ज्यादा गैस एंड, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर पाई जाती है। तो ये कैस्पियन सागर का हो गया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सेस्मिक एक्टिविटीज इन दिल्ली एनसीआर। निम्नलिखित में कौन सा कथन दिल्ली एनसीआर में भूकंपीय गतिविधि का सही वर्णन करता है।
पहला क्या है, दिल्ली इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्टिव फॉल्ट लाइन्स इंक्रीजिंग अर्थक्वेक रिस्क। दिल्ली कई सक्रिय भ्रंश रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर स्थित है जिससे भूकंप का खतरा बढ़ा रहता है या बढ़ जाता है। बात क्लियर। तीसरा क्या है, दूसरा, मोस्ट अर्थक्वेक्स इन दिल्ली ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडो बर्मा सिस्मिक जोन। ठीक है, दिल्ली में अधिकांश भूकंप भारत बर्मा भूकंपीय क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, दिल्ली हैज नेवर एक्सपीरियंस एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6 ऑन द रिचर स्केल। दिल्ली में आज तक 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप ही नहीं आया। ठीक है भाई। चौथा, सिस्मिक वेव्स ट्रेवल स्लोअर इन रीजन विद हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में भूकंपी तरंगे धीमी चलती हैं। जरा लॉजिकली भी है, आप सोचिए जरा, आपको क्या लग रहा है। ठीक है, बताइए क्या होगा जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेटा ए। देखो कुछ तो बहुत फुलिश आंसर है, मतलब बेवकूफ़ बनाने जैसे हैं, कि जहां पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा वहां पर इससे कोई लेना देना दिल्ली का नहीं है। ठीक, मेन बात यही है कि दिल्ली में जो ज़्यादातर भूकंप आते हैं उसका कारण यही है कि जो फॉल्ट लाइन्स है वो मल्टीपल हैं, जिसके कारण से वहां पर खतरा बढ़ जाता है। हम्म, तो ए इज द राइट आंसर। दिल्ली इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ सेवरल एक्टिव फॉल्ट्स मेकिंग इट हाईली वनरेबल टू सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, अब 6 से ज़्यादा आया ही है पास्ट में भाई, तो ये बात तो गलती हो गई कि एक बार भी नहीं आया, वो कह रहे हैं, वो कह रहे कभी नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वा रेल सुपर ऐप। आजकल रेलवे वगैरह भी बहुत ऐप अच्छे बना रहे हैं और अच्छी बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना बेहतर हो जाए, भारत जैसे देशों में जहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह की कई बार टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट द्वारा या प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो भी प्रोवाइड की जाती हैं बहुत ही यूजफुल रहती हैं। तो पहला क्या है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंटीग्रेट ऑल रेलवे रिलेटेड सर्विस इनटू सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, द ऐप इज डिजाइन टू रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग रेलवे related applications such as IRTC, रेल कनेक्ट, UTS एंड फॉरेन बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। जो ये नया ऐप बन रहा है वो क्या कह रहा है कि बाकी सारे जो पुराने ऐप रेलवे के उनको हटाने की बात कर रहा है या उनको रिप्लेस करने की बात कह रहा है। मतलब एक स्व रेल सुपर ऐप आ गया, सब कुछ हो जाएगा इसी से। तीसरा है स्व रेल सुपर ऐप फॉलो अलाउज यूजर टू बुक टिकट्स फॉर बोथ रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें आप चाहो तो आरक्षित या अनारक्षित दोनों तरीके की टिकट का रिजर्वेशन खुद से कर सकते हो। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं यानी सही हैं। बताओ कौन सा सही है। तो देखो क्या है भाई, पहला पॉइंट तो कहीं दिक्कत नहीं है कि डिजिटल है, सेवाओं को एक तरह से प्लेटफॉर्म मिल जाए एक ही जगह से, बहुत अच्छी बात है। सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस तरह के ऑब्जेक्टिव होने भी चाहिए और बनाया भी है इसी तरीके से। दूसरा कह रहे हैं कि भाई जितने पुराने ऐप चल रहे हैं ना, जिनसे रेलवे को इस तरह से हेल्प हो रही है, वो मर्ज कर दिया जाए, कुछ को तो डिलीट कर दिया जाए। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बात सामने आ रही है कि ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि एक तो इतना सारा डेटा होता है, दूसरा ये एक ही में सब काम हो जाए, मान लो ये हैंग कर गया तो बाकी जो जरूरतें वो कहाँ से पूरी होंगी। तो मल्टीपल यूज इसलिए जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसको लाए तो बाकी सबको हटा दिया, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा, स्व रेल सुपर ऐप अलाउ यूजर टू बुक, हाँ सही बात है, चाहे रिजर्व हो चाहे अनरिजर्व हो दोनों में यूजफुल है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो बी विल बी द राइट आंसर, ओनली टू इज द करेक्ट। तो देख लेते हैं बी विल बी द राइट वन। देखो इन क्वेश्चंस को आप करते समय एक बात दिमाग में डाल के चलो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइप हो। मतलब क्वेश्चंस का मैं मान सकता हूँ कि आपको रीड करने में थोड़ी मेहनत पड़ सकती है, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है, उस पॉइंट के कंक्लूजन में पहुँचने के लिए टाइम देना पड़ सकता है, बट यही आपको जो धैर्य है
ये आपके अंदर वो एक समझ लेकर आएगा कि क्वेश्चंस को टैकल करते समय हमारे पास किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। आप हल्के में हर चीज़ को मत लो, क्वेश्चंस को पहले अच्छे से प्रॉपर पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो, जो समय लग रहा है उसको प्रॉपर दो, क्योंकि वो टाइम मांग रहा है क्वेश्चन। देन आप आंसर पे जाओ तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना प्राइमरीली फोकस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किन में से प्रमुख रूप से फोकस करती है। एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन लो एल्ड डिस्ट्रिक्ट, कम उपज वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने की बात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रहा है, यानी जैविक खेती की बात चल रही है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात चल रही है, किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण। या एमएसपी के लिए बात चल रही है कि भाई इसका हमें विस्तार करना है। इनमें से आप बताइए कि आपको लग रहा है कि ये जो योजना है वो किस तरह से, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था। चार ऑप्शन है, जरा आप सोचिए इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। मैं आपको बता दे रहा हूं कि लो यील्ड जो प्रोडक्टिविटी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर बहुत ही कम उत्पादकता होती है और इस कारण से हमेशा वहां पर क्या होता है, एक तो महंगाई होती है, दूसरा जो किसानों की उपज है वो अच्छे से ना होने से उनको कभी भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं फील होती है। तो इस तरह के चैलेंजेस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके की धन धान्य कृषि योजना का विकास किया। ठीक है, या कह सकते हो लेकर आए। ये दिया है देखो, द ज्ञान भारत मिशन इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट 2025-26। क्या था ज्ञान भारत, इस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज डिजिटल लाइब्रेरी फॉर द ऑल एंशियंट इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, दूसरा डिजिटली रिजर्व प्रिजर्व वनली संस्कृत एंड पाली मैन्यूस्क्रिप्ट इंडिया, सभी प्राचीन भारतीय कह सकते हैं पांडुलिपियों के लिए एक पुस्तकालय है या संस्कृत और पाली के लिए है। तीसरा है कंडक्ट कंप्रिहेंसिव सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट, भारत की पांडुलिपि विरासत आदि का संरक्षण करना। चौथा है रिप्लेस द नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट विद ए न्यू ऑटोनॉमस बॉडी, एक नए निकाय की बात करें तो क्या आपको लगता है कि नया निकाय भी है यहाँ पर, ये भी आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो जल्दी से बताइए आपको क्या लग रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा। बताइए, पांडुलिपि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो सही आंसर बेटा क्या है, ए होगा। सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी की बात चल रही है जिसमें ऑल इंडियन एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट की बात चल रही है। ठीक है, अच्छा प्राइमरली एम कह रहा है, सॉरी सॉरी, तो ये तो सी होगा पांडुलिपि का, अच्छा दस्त संरक्षण करना, सी होगा इसका सही आंसर होगा, ए नहीं है। ए तो एक एम है लेकिन मेन एम तो सी ही है इसका। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्ञान भारतम मिशन। देखो ज्ञान भारतम मिशन क्या है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट के बिहाफ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि सही आंसर क्या है। पहला है द इनिशिएटिव प्राइमरली फोकस ऑन इंडियाज एंशियंट संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सक्लूडिंग अदर रीजनल लैंग्वेजेस। क्या कह रहा है, यह पहल मुख्य रूप से प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों पर केंद्रित है, अन्य भाषाओं को छोड़कर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्लियर। दूसरा है इट एम टू यूज एडवांस कंजर्वेशन टेक्निक टू प्रोटेक्ट फ्रेगाइल फ्रेजाइल मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी जो नाजुक पांडुलिपियां है ना उनकी सुरक्षा करना। अरे भाई बहुत पांडुलिपि जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराने समय की हैं, टूटी फूटी व्यवस्थाओं में है या उनका संरक्षण नहीं हुआ है, तो उसके लिए यहां पर दिया गया है। तीसरा है द डिजिटाइजेशन प्रोसेस विल इंक्लूड AI बेस्ड टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रांसलेशन टेक्निक, डिजिटलीकरण प्रक्रिया में AI आधारित पाठ पहचान और अनुवाद तकनीकें शामिल होती हैं। चौथा है द मिशन प्रमोट्स कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट कलेक्टर्स।
यह सहकारी संस्थाओं और निजी संग्रहकर्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इस पे कौन सा सही है जरा हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप इनको चारों को पढ़िए, पढ़ने के बाद जरा एक बात इस पे पहुंचिए कि एक्चुअल में आपको कौन सा सही लगता है। देखो स्टेटमेंट में कोई बात गलत भी लग सकती है और कोई बात सही भी लग सकती है, वो एक अलग बात है। बट एक चीज़ भी होती है कि भाई आप जब करने जा रहे हो क्वेश्चन तो आपको ये भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये बात एकदम गलत लग रही है, इसमें एकदम संभावना है कि इसको नकार सकते हैं हम, है ना। तो उस वाले स्टेटमेंट को आप हटा दीजिए, या जहाँ पर डाउट है आप वहाँ पर भी सोच लीजिए, तो आपको सही आंसर तक आप पहुँच जाओगे। तो ज्ञान भारत मिशन न्यूज़ पे भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और ये भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो हमेशा करंट अफेयर में इंपॉर्टेंस रखेगा ही रखेगा। तो चलिए इसका जो सही आंसर मैं आपसे बता दे रहा हूँ। देखो पहला क्या कह रहा है, द इनिशिएटिव टेक प्राइमरली फोकस ऑन एंशियंट संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सक्लूडिंग अदर रीजनल लैंग्वेज, यही गलत हो गया। सिर्फ संस्कृत की बात नहीं हो सकती ना, आप खुद सोचो ना, भारत में आप सिर्फ एक भाषा को बढ़ावा दें, वो भी केंद्र सरकार अपने लेवल पे, तो ऐसा सही है क्या? बाकी रीजनल लैंग्वेजेस का क्या होगा, ये जो बाकी भाषाएं आपकी दी गई हैं एट स्केड्यूल में, उसका क्या होगा? तो ये फिर गलत हो जाएगा ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप इसके तमिल, तेलुगु, कई भाषाओं पे कह सकते हो बढ़ावा दे की बात हो रही है। हाँ, नाजुक पांडुलिपियों का प्रोटेक्शन करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको लग रही होगी कि यहाँ पे गलत हो रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप यहाँ पर सही है कि हमें उस तरह की टेक्निक लाने पड़ेंगे, तरीके लाने पड़ेंगे कि जो नाजुक पांडुलिपियाँ हैं उनका हम संरक्षण कर सके। तीसरा क्या है, डिजिटलीकरण। देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब कुछ डिजिटल वे में हो जाए, ताकि होता क्या है, देखो पांडुलिपि का आप जा जाके टच करोगे, पढ़ोगे, ओपन करोगे, सुरक्षा की एक संभावनाएं कम हो जाएंगी, रिस्क बढ़ जाएगा। आप अगर डिजिटल रखोगे तो वो ना डिलीट होंगी, इतनी जगह आप स्टोर कर सकते हो, सरकार को भी बहुत ईजी होती है, कहीं पे भी बहुत ईजिली भेज सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है द मिशन प्रमोट्स कोलेब्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट कलेक्टर्स। भाई और क्या, पांडुलिपि सिर्फ सरकारी के पास थोड़ी हो सकती है, अलग अलग जगहों पे भी मिल सकती है। तो सरकार क्या करेगी, संरक्षण करेगी, उनको अपनी एक जगह सुरक्षित करेगी, उनका लाइब्रेरी बनाएगी, और इस तरीके से कह सकते हो शानदार तरीके से काम कर पाएगी। ठीक है, तो बाकी तीनों सही हैं, तो पहला गलत हो गया, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। सी, देखते क्या है, सी है देखो, है ना। क्योंकि वही वाली बात है ना कि सिर्फ संस्कृत के लिए नहीं है, अदर लैंग्वेजेस के लिए भी हैं। आप देखिए यहाँ पर इंक्लूडिंग तमिल, तेलुगु, पर्सियन, अदर भाषाओं के लिए भी है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, और चौथा स्टेटमेंट सही है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। देखो करंट अफेयर को एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आपको जो रिसेंटली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रिसेंटली लगभग एक साल का जो करंट अफेयर है वो एमसीक्यू से करा दूँ, और उसमें मल्टीपल मिक्स इसलिए ला रहा हूँ कि आप हर रीजन के करंट अफेयर को देखो कि किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इकोनॉमिक पॉइंट से देख रहे हो चीज़ों को, या पॉलिटिकली डेवलपमेंट से, इंटरनेशनल रिलेशन, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल्चर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ जोग्राफिकल कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जो कि करंट न्यूज़ पे थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। फेमस पर्सनालिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो हम सारी चीज़ों पे धीरे धीरे करके करंट अफेयर पे कवर करेंगे, है ना। उससे क्या होगा, आपके पास एक मल्टीपल समझ आ जाएगी, और कई सारे क्वेश्चन हो सकता है कि इस क्लास से ही आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ना मिले, बट उसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा, मेरा प्रयास तो यही है। बाकी आप लोग भी अपने एंड से प्रयास करेंगे, रिवीजन करेंगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको जरूर कॉन्फिडेंस देती है। यहाँ पर आप बस इसको समझो कि जो भी करंट अफेयर है उसमें क्वेश्चन बनाए कैसे जा सकते हैं, डेटा का कैसे वहाँ पर यूज किया जा सकता है, दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। ठीक है, वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। होपफुली ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब भारत में जो यहाँ पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की बात चल रही है, उसका प्राइमरी एम क्या है? ठीक है, तो पहला है ग्रामीण एवं सहकारी प्रबंधन में उच्च शिक्षा दिखाना हो। ठीक है, मतलब कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात चल रही है। दूसरा क्या है, टू क्रिएट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कृषि प्रौद्योगिकों के लिए एक शोध संस्थान की स्थापना करना। तीसरा, टू सपोर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द अर्बन इंटरप्रेन्योर, शहरी उद्यमियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। टू फैसिलिटेट फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति में विदेश निवेश को बढ़ावा देना। तो इसमें से क्या है, तो इसका सही आंसर है, ये तो फैक्चुअल है, याद है तो ठीक है,
अगर नहीं याद है तो आप कहाँ से बता पाओगे? तो बेटा इसका सही आंसर ए है, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। ग्रामीण एवं सहकारी प्रबंधन में उच्च शिक्षा, देखो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती चीज़ है, ये संभावना इस तरह के क्वेश्चंस के बहुत होते हैं आने के, ठीक है, तो आप इनको गलत ना करिएगा, ए इज द राइट आंसर। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये फैक्चुअल होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, सीधा सीधा आपको पता तो ठीक है, नहीं पता तो गलत हो जाएगा, है ना। तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का जो मेन एम है वो यहाँ पर हमने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? द प्रोहिबिशन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, ठीक है, पुनर्वास अधिनियम बोलते हैं इसको, इसके तहत कौन से स्टेटमेंट्स आपको बताने करेक्ट है? इट इज कंप्लीटली बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेजेस अक्रॉस द इंडिया, या पूरे भारत में मैनुअल स्क्वेजरों के नियोजन को पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। दूसरा कह रहे हैं द एक्ट मेक एम्प्लॉयर लाइबल फॉर द पनिशमेंट इफ मैनुअल स्क्वेंजर आर एम्प्लॉयड इन द इनसैनिटरी लेटरिन्स, होता ना कि जो पुराने समय पर इस तरह की स्वच्छता से रिलेटेड चीज़ें थी उन पे जो लोगों को शामिल किया जाता था, फिजिकली उनको इन्वॉल्व किया जाता था, उसके लिए पूरी तरह से रोकता है और दंड का प्रावधान करता है जो इस लोगों को फोर्स करेंगे कि नहीं आप इस तरह से काम करो। तीसरा है इट प्रोवाइड फॉर द रिहेबिलिटेशन टू आइडेंटिफाइड मैनुअल स्क्वेंजर इंक्लूडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर मान लो कोई इस तरह से किसी कारणवश कर भी रहा है तो उसकी हेल्प करना, उसको इस परिस्थिति से बाहर लाना, उसका एक तरीके से डेवलपमेंट करना, उसको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, पैसे देना जिससे कि वो इस तरह की व्यवस्था से बाहर निकले और अपने एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ सके। चौथा, इट मैंडेट द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड क्लीनिंग मेथड फॉर ऑल सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग एक्टिविटीज, यह सभी सीवर और सेप्टिक विधियों के लिए यंत्रीकृत सफाई विधियों के उपयोग को अनिवार्य करता है। देखो ये कहने की बात है लेकिन एक्चुअली अनिवार्य कुछ नहीं है, हिंदुस्तान में इतना अभी है ही नहीं है, जनरली इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से 3 सही होंगे, चौथा गलत हो जाएगा, तो ओनली 3 शुड बी राइट आंसर, तो सी मस्ट बी राइट आंसर। देखते हैं, सी इज द करेक्ट। कारण क्या ही दिया गया है कि इट इज डज नॉट एक्सप्लिसिटली मैंडेट टू यूज फॉर और क्लीनिंग एक्टिविटीज, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि जो मशीनीकृत चीज़ें होंगी उन्हीं का पूरी तरह से यूज किया जाएगा सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ में, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट था उसमें मैंडेटरी करें हैं तो ये सही नहीं है। चौथा क्या है? कंसीडर द प्रोविजन अंडर द वक्फ एक्ट 1995। पहला है वक्फ प्रॉपर्टीज कैन ओनली बी सोल्ड और मॉर्टेज विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड। दूसरा है द वक्फ ट्रिब्यूनल हैज एक्सक्लूसिव जुडिस्क्शन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड, यानी वक्फ न्यायाधिकरण को ही कह सकते हो सुलझाने का विशेष अधिकार है। तीसरा है द एक्ट प्रोवाइड फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ वक्फ रिकॉर्ड फॉर द प्रिवेंट इनरोचमेंट, जो वक्फ के अभिलेख है उनके डिजिटलीकरण की बात करता है कि ये क्या करे, उसको तोड़ा ना जा सके, मतलब ऐसा हो ना कि छेड़छाड़ ना किया जा सकते। तो इसका सही आंसर 3 होगा, हाँ ऑल 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें से कोई गलत लग ही नहीं रहा है। और देखो वक्फ पे लगातार चर्चा भी है, न्यूज पे भी था, संसद में भी इस पे बात चला था, तो इस तरह के एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर सेशन है यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। जाने से पहले जरूर मैं आपको एक बार अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा। वहाँ पर जाने के लिए आपको फ़ायदा ये है कि आपको 2 फ़ायदा, पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दूसरा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेडिकेटेड तरीके से एक बैच ही चाहिए होता है कि नहीं सर हम मतलब सेल्फ से नहीं तैयारी होती, तो उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर एक एफर्ट डाला है कि भाई आप अगर हमारे चैनल पर आना चाहो तो आ सकते हो, और यहाँ पर आने के बाद हम आपको वेबसाइट पर अपने दिखा सकते हैं कि सारे जो हमारे बैचेस है उनमें हमारा एक EPFO का भी बैच है, उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। EPFO बैच हमारा जो है, अब जब UPSC टॉपर पे आते हैं ना तो वहाँ पर आने के बाद आपको ये UPSC EPFO करके एक बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आपको मिलेगा। अब जब इसको क्लिक करते हैं तो सारा आपको इन्फॉर्मेशन इस बैच पे मिल जाएगी, ठीक है। ये बैच है, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ बैच से रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा, और प्राइस आपके 4,999 है, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। इसको आप लेकर बाकी आप यहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शन, ये PDF वगैरह, स्टडी प्लान वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास पर फिर हम कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर को लेकर। बाकी चीज़ों के लिए UPSC टॉपर सब पे आप जुड़े रहिए, आपका लगातार यहाँ पर जो भी सेशन है वो कवर कराए जा रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स को भी लेकर कवर कराए जा रहे हैं,
जिससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो रुकनी नहीं चाहिए, और जितना बेहतर हो सकता है हम लोग आपके साथ ट्राई करते हैं कि हम आपके साथ यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो यूपीएससी टॉपर सब में आने के दो फायदे हैं। पहला, आपको उस ऐप पे जाने से आपको फ्री में पीडीएफ मिल सकती है, दूसरा आपको बैच की इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। चलिए मित्रों, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।